Hello students, today we will be beginning with a new chapter that is tax invoice, debit notes and credit notes. So हम GST की जो tax invoice जनरेट की जाती है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो आज का टॉपिक भी टैक्स इनवॉइस ही है. टैक्स इनवॉइस का मतलब समझते हैं. टैक्स इनवॉइस क्या है? जैसे हमारा यूजुअल बिल होता है, ठीक है, ये वाला जो बिल होता है उसको हम क्या कह देते हैं? इनवॉइस कह देते हैं. तो यहाँ पे जो जीएसटी में टैक्स इनवॉइस है ये क्या है? वो वाला बिल है जो कि हमारी जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनके लिए ये जनरेट किया जाता है, ठीक है. और इसमें बहुत सारे अलग अलग पर्टिकुलर्स दिए होते हैं, जैसे कि गुड्स के बारे में तो दिया ही होता है जैसे आम बिल में होता है. इसके अलावा यहाँ पे आपका जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, GSTIN है, HSN है, ये सारी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो कि जीएसटी के सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, ये सारी डिटेल्स भी आपके टैक्स इनवॉइस में ही दी जाती हैं. मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी टैक्स इनवॉइस का. हाँ जी, तो ये एक हमारे पास सैम्पल है टैक्स इनवॉइस का. अब यहाँ पे गिवन क्या है आप ये देखिए. सबसे पहले तो यहाँ पे हमें गिवन है GSTIN, फिर है स्टेट और पैन नंबर, ठीक है. इसके अलावा इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है और रेफरेंस नंबर है. और यहाँ क्या है? कस्टमर नेम, कस्टमर का GSTIN जो कि यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स कस्टमर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है. फिर आता है बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे ही हम टैक्स लगाते हैं, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी गिवन होता है. इसके बाद यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि परचेज़ किए गए हैं उनके बारे में डिटेल्स है, उनका HSN नंबर. ये वाली चीज़ें तो यूजुअल डिटेल्स में यूजुअली होती है, हर बिल में होती है. अब यहाँ आप ज़रूरी चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे HSN नंबर, HSN गिवन है. इसके अलावा यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू गिवन है, किस पे कितना टैक्स लग रहा है, CGST कितना लग रहा है, SGST कितना लग रहा है, या फिर UTGST कितना लग रहा है, और किन किन परसेंटेजेस पे लग रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे फिर अलग से यहाँ गिवन है कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है और टोटल टैक्स कितना है, ठीक है. तो यहाँ पे ये हमें सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? GST जो हमारा टैक्स इनवॉइस है वहाँ से, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. हाँ जी, तो यहाँ पे हम टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ते हैं. टैक्स इनवॉइस क्या है? हमारा यूजुअल इनवॉइस है, पर वो किसके लिए जो टैक्स इनवॉइस है उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? ये हमारे टैक्सेबल सप्लाईज़ में लगता है, ठीक है. टैक्सेबल सप्लाईज़ में हम लोग एक टैक्स इनवॉइस भी इशू करते हैं, उसमें हम सारे टैक्सेस से, GST से जो रिलेटेड जानकारी है वो सारी हम वहाँ देते हैं. अब यहाँ पे इसके फीचर्स, इसकी प्रोविजंस देखते हैं. सबसे पहले तो फीचर्स हैं. सबसे पहले क्या है? एवरी टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज़ रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस. जो भी टैक्सेबल पर्सन है जो कि गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसे एक टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए. इसके अलावा रूल 1 में टैक्स इनवॉइस के जो कंपोनेंट्स हैं वो गिवन है. जो रूल 1 में कंपोनेंट्स हैं वो हमारी हर एक टैक्स इनवॉइस में होने ही चाहिए. इसके अलावा हर एक टैक्स इनवॉइस जो है उसको सीरियली नंबर किया जाना चाहिए, ठीक है. इसके बाद HSN कोड. अब यहाँ पे जो हमारा HSN कोड है, ठीक है, गुड्स का या फिर अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज जो है वो हर एक जो हमारा टैक्स इनवॉइस है उस पर होना चाहिए. HSN कोड को हम आपके फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में करने वाले हैं, वो आगे जाके आएगा. इसके अलावा इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट. अब यहाँ पे जब एक्सपोर्ट वाला जो इनवॉइस है, ठीक है, उसमें हमने एक और डिटेल रखनी है. वो क्या है? वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स तो देनी है, प्लस वहाँ पे क्लियर एंडोर्समेंट भी देनी है. इसके बाद आता है इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन 200 देन अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस शुड बी इशूड, ठीक है. अब यहाँ पे अगर ये मान लो कि हर एक जो हमने इनवॉइस इशू की हुई है उन सब की वैल्यू 200 रुपये से कम है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक दिन के बाद जाके सारी की सारी जो जितनी भी हमारी इन्वॉइसेस हैं उनके लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस जनरेट करेंगे जिसमें कि इन सब की डिटेल्स इकट्ठी होंगी. इसके बाद आता है ट्रिप्लिकेट फॉर गुड्स, ठीक है. अब गुड्स के लिए जितनी भी हमने इन्वॉइसेस प्रिपेयर करनी है वो क्या होनी चाहिए? 3 कॉपीज़ में होनी चाहिए, वो ट्रिप्लिकेट होनी चाहिए. 3 कॉपीज़ टैक्स इन्वॉइसेस की होनी चाहिए. इसके अलावा टाइम लिमिट है, ठीक है. अब टाइम लिमिट क्या कहती है कि जब हमारी सर्विसेज होती हैं उनके लिए जो टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है, जो जब सर्विसेज की टैक्सेबल सप्लाई है तो वहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस है वो सप्लाई के 30 दिन के अंदर अंदर इशू की जानी चाहिए. इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये अपनी सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो इसमें इन्हें 45 डेज़ की जो टाइम लिमिट आ जाती है, अदरवाइज सर्विसेज की 30 डेज़ की होती है. फिर आती है डुप्लीकेट फॉर सर्विसेज.
अब जितने भी हमारे सर्विसेज की सप्लाई होगी, टैक्सेबल सप्लाई होगी, उसमें हमने टैक्स इनवॉइस 2 कॉपीज़ में प्रिपेयर करना है। फिर आता है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या कहते हैं कि हमारे जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज़ हैं या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो कि अपने ही किसी ब्रांच को सप्लाई कर रही है सर्विसेज, पर वो जो ब्रांचेज हैं वो किसी और स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनवॉइस है इन्हें क्वार्टरली बेसिस पे इशू करना होगा। मतलब क्या है कि अपने ही किसी और ब्रांच को सर्विस सप्लाई कर रही है, दैट मीन्स एक तरीके से तो अपने आप को ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और वो जो हमारी ब्रांच है वो किसी और स्टेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इनवॉइस इशू किया जाता है। फिर आता है बिल ऑफ सप्लाई फॉर एग्जाम्ड सप्लाईज़, ठीक है। अब एग्जाम्ड सप्लाईज़ जो है गुड्स या सर्विसेज की है, ठीक है, अगर वो हो रही है या फिर जो टैक्स है वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो सप्लायर है उसे टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या कर सकता है, सीधे सीधे बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है टैक्स इनवॉइस की जगह पे। फिर आता है रिसीट वाउचर फॉर एडवांस रिसीप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई एडवांस आ रहा है, ठीक है, एडवांस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रूल नंबर 5 जो है उसके हिसाब से एक रिसीट वाउचर इशू करना है, ठीक है। रूल 5 में डिटेल्स दी गई हैं कि हमें इस रिसीट वाउचर में क्या क्या लिखना है, वो सारी डिटेल्स इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस कैसे आ रहा है, एडवांस का मतलब है आपको पहले ही पेमेंट आ रही है पर आपने गुड्स या सर्विसेज अभी सप्लाई नहीं की है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि आपने जीएसटी तो पे करना है क्योंकि आप एक रिसीट वाउचर इशू कर रहे हो, ठीक है। पर यहाँ पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ आपने गुड्स या सर्विसेज अवेल की ही नहीं है, रिसीव की ही नहीं है। फिर आता है इनवॉइस ऑफ आईएसडी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनका जो इन्वॉइस है इसके लिए हमें स्पेसिफिकली रूल 7 बताया गया है। रूल 7 में इनके कंपोनेंट्स हैं, इनकी इन्वॉइस के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आते हैं डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क, ठीक है। अब जब हमने जॉब वर्क के लिए मटेरियल सेंड करना है तो यहाँ पे एक डिलीवरी चलान प्रिपेयर किया जाएगा जिसकी 3 कॉपीज़ प्रिपेयर होनी है, और उसके लिए हमारे पास रूल नंबर 8 सबसेक्शन 1 जो है, सब रूल 1 जो है वहाँ पे हमें डिटेल्स हैं, ठीक है। वो इस रूल में जितनी भी हमारी डिटेल्स है वो सारी डिलीवरी चलान पे अप्लाई होंगी। फिर आता है गुड्स इन एसकेडी, ठीक है। अब जब हमारे गुड्स जो हैं जब उनकी ट्रांसपोर्टेशन सेमी नॉकडाउन स्टेज में होगी, सेमी नॉकडाउन कंडीशन में होगी, तो यहाँ पे हाँ जी, अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेमी नॉकडाउन कंडीशन होती क्या है। सेमी नॉकडाउन कंडीशन का मतलब है कि जो हमारे गुड्स हैं उनको हमने पूरी तरीके से असेंबल नहीं किया है और वो अनअसेंबल्ड गुड्स को ही हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अनअसेंबल्ड गुड्स जैसे कि हमारी कुछ स्पेसिफिकली जैसे कार होती है मैन्युफैक्चर, तो उसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कार को अभी पूरी मैन्युफैक्चर नहीं किया है, हमने उसे असेंबल नहीं किया है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें हम इकट्ठा कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉकडाउन कंडीशन होती है, कम्प्लीटली नॉकडाउन होती है। यहाँ पे हम बात करें सेमी नॉकडाउन कंडीशन की। यहाँ पे अगर जो गुड्स हैं वो सेमी नॉकडाउन कंडीशन में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो यहाँ पे द कंप्लीट चलान कंप्लीट इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट एंड देन डिलीवरी चलान शुड बी इशूड फॉर सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट्स। अब यहाँ पे जब भी हमने सेमी नॉकडाउन कंडीशन में गुड्स भेजने हैं तो यहाँ पे हमने जब पहली कंसाइनमेंट भेजनी है गुड्स की तो उससे पहले हम एक पूरे का पूरा कंप्लीट इनवॉइस बना के भेजेंगे, और इसके बाद जब हम अलग अलग दोबारा और सेकंड कंसाइनमेंट, थर्ड कंसाइनमेंट भेजेंगे, सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट्स भेजेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखो कि हम ऑलरेडी पूरे का पूरा इनवॉइस तो भेज चुके हैं, तो अब हम दोबारा क्या भेजेंगे, दोबारा भी कुछ भेजना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोग डिलीवरी चलान इशू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हम लास्ट कंसाइनमेंट भेजेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इनवॉइस थी उसकी ओरिजिनल कॉपी उसके साथ ही भेजेंगे, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है कि ई इनवॉइस क्या है, ठीक है। ई इनवॉइस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले ई इनवॉइस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। ये क्या है, डिजिटल इनवॉइसिंग की फॉर्म है जहाँ पे जितनी भी हमारी जीएसटी से रिलेटेड इनवॉइसिंग है ना वो ऑनलाइन हो जाती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है। अब यहाँ इसे पढ़ते हैं कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जीएसटी के जो टैक्स पेयर्स हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए ई इनवॉइस जनरेट करनी कंपलसरी है 2020 से 1 अक्टूबर 2020 से टू बी मोर स्पेसिफिक।
फिर आता है इन्वॉइस हैविंग क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। जैसे हम आप शॉप्स पे देखते हो, जैसे पेटीएम से पेमेंट करनी होती है या फिर किसी और यूपीआई वगैरह से पेमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे आपको उधर शॉप्स वगैरह पे ऐसे कोड सा दिया होता है, आप उस कोड को स्कैन करते हो और उसके थ्रू आप पेमेंट कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो भी हमारे रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर एक साल में 500 करोड़ से ज़्यादा है, जब भी वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो उन्हें एक क्यूआर कोड वाली जो हमारी इन्वॉइस है वो इशू करनी होगी। इसके बाद आते हैं इन्वॉइस के कंटेंट्स। इन्वॉइस में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो डिटेल्स ऑफ सप्लायर, सप्लायर की डिटेल्स होनी चाहिए, सप्लायर का नाम, एड्रेस और उसका GSTIN। फिर आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब है जितने भी हमारे इन्वॉइसेस हैं उनको हमने सीरियली नंबर करना है। ठीक है, सीरियल नंबर में 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा सीरीज़ यूज़ हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो सकते हैं, न्यूमरल्स नंबर्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनका कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ इशू, यहाँ पे जो हमने इशू किया है इनवॉइस उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, अगर हमारा रेसिपिएंट जो है वो भी जो हमारा सप्लायर है वो तो रजिस्टर्ड है ही है, जो हमारा रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, उसका एड्रेस और GSTIN होगा या फिर UIN होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे रेसिपिएंट के बारे में भी डिटेल्स होंगी। इसके अलावा अगर हमारा रेसिपिएंट जो है वो बेचारा अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे उसका नाम और एड्रेस देना है। इसके अलावा एड्रेस ऑफ डिलीवरी देनी है और किस स्टेट में जाके उसकी डिलीवरी हो रही है। इसके अलावा स्टेट का कोड देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम तब देंगे जब जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई है उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। अगर 50,000 से कम सप्लाई है, 50,000 से कम की सप्लाई है तो हमें इतनी सारी डिटेल्स फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है HSN कोड। HSN कोड जो होता है वो गुड्स के लिए होता है। इसके अलावा अकाउंटिंग कोड होता है सर्विसेज के लिए। अगर ये अप्लाई हो रहे हैं हमारे टैक्सेबल सप्लाई में तो इसको हमने देना है वहाँ पे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये भी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है गुड्स या सर्विसेज की। इसके अलावा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, कितनी टोटल वैल्यू है सप्लाई की, गुड्स या सर्विसेज क्या दोनों की। इसके अलावा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, जैसे आपको मैंने इनवॉइस में दिखाया था, टैक्स इनवॉइस का सैम्पल जो दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टैक्सेबल सप्लाई बतानी है। ठीक है, इसमें हम लोग अपना डिस्काउंट भी शो करने वाले हैं। इसके अलावा रेट ऑफ टैक्स बताएंगे, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, IGST कितना है, UT टैक्स कितना है, प्लस जो सेस लगता है वो कितना है। फिर आता है अमाउंट ऑफ टैक्स, कितने अमाउंट का टैक्स लग रहा है। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई के थ्रू हमें पता लगता है इंटर स्टेट ट्रेड है या फिर इंट्रा स्टेट है, तो उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिखेगा। फिर आता है एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एड्रेस ऑफ डिलीवरी बताई जाएगी। इसके अलावा अगर हमारी जो सप्लाई है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे है तो हम उसकी भी जानकारी वहाँ पे देंगे, वो भी मेंशन करेंगे। फिर आते हैं सिग्नेचर, जो हमारा सप्लायर है या तो उसके सिग्नेचर्स होंगे या फिर उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर होंगे। अदरवाइज़ हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग उसके डिजिटल सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ आती है कि जहाँ पे हमारे गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे इनवॉइस का क्या करना है। हमने पहले भी पढ़ा था कि वहाँ पे एक एंडोर्समेंट दी जाएगी, उसके साथ ही एंडोर्समेंट में क्या लिखा होगा, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, दैट मीन्स IGST, और सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। अब यहाँ पे हमने ये वाली एक एंडोर्समेंट भी देनी है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और डिटेल्स भी रखेंगे उसी एक्सपोर्ट वाले इनवॉइस में। वो क्या है, रेसिपिएंट के नाम और एड्रेस, एड्रेस फॉर डिलीवरी। इसके अलावा जिस कंट्री में हम उन गुड्स को भेज रहे हैं या फिर सर्विसेज को भेज रहे हैं उसका भी हमने नाम मेंशन करना है। ठीक है, अब हमने एक और बात करी थी कि अगर हमारी जो सप्लाईज़ हैं वो रोज़ जो है हमारी सारी की सारी जो हमारी इन्वॉइसेस हैं वो 200 रुपये से कम की बन रही हैं तो वहाँ पे हम एक कंसोलिडेटेड इन्वॉइस इशू कर सकते हैं।
ठीक है। वो कंसोलिडेटेड इनवॉइस हम तब इशू करेंगे जब दो हमारी कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन कहती है कि जो हमारा रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड ना हो, और जो हमारा रेसिपिएंट है उसे उस इनवॉइस की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है। अगर रेसिपिएंट को इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है तभी तो हम एक सब सारी की सारी जितनी भी हमारी अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं उनकी इकट्ठी इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है। अगर वो कहेगा तो हम लोग इकट्ठी इनवॉइस की बजाय अलग अलग इनवॉइस देनी हमें पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशंस आ जाती है तो यहाँ पे हर एक सप्लाई जितनी भी हमारी एक दिन की सप्लाईज हैं अगर वो 200 रुपये से कम की हैं तो उनके लिए हम एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।